है। बिल्कुल। तो चलिए मैसूर और मंगलोर के बीच बसे इस इलाके की जानकारी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि यहाँ ऐसा क्या खास है। बिल्कुल, और यहाँ दिलचस्प बात ये नहीं है कि कुर्ग में क्या क्या है, बल्कि ये है कि ये सारी चीजें एक साथ कैसे मौजूद हैं। अच्छा। हाँ, एक तरफ कॉफी के बागानों की शांति है, तो दूसरी तरफ एक योद्धा कौम का इतिहास। एक तरफ प्रकृति का शांत रूप, तो दूसरी तरफ हाई एनर्जी एडवेंचर। सही है। तो हमारी आज की चर्चा का मकसद सिर्फ ये देखना नहीं कि कुर्ग में क्या है, बल्कि ये समझना है कि कैसे इस जगह की पहचान उसकी जमीन, उसके लोगों की अनसुलझी विरासत और उनकी सैन्य परंपराओं के धागों से बुनी हुई है। वाह, ये तो सुनने में ही किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है एक तरह से। तो शुरुआत करते हैं उस कैनवस से जिस पे ये कहानी बनी है, यानी वहाँ की जमीन और माहौल। मुझे जो पढ़कर सबसे ज्यादा महसूस हुआ वो है वहाँ की हवा। स्रोतों में लिखा है कि हवा में हमेशा ताज़ा कॉफी की महक घुली रहती है। हाँ। जरा सोचिए, जहां तक नजर जाए घुमावदार पहाड़ियां और उन पर सदाबहार जंगल और कॉफी के बागान। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हरे रंग की चादर बिछा दी हो। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी हरियाली नहीं है। स्रोत ये भी बताते हैं कि जिले का लगभग 30% हिस्सा 30%? हाँ, 30% हिस्सा सदाबहार वर्षावनों से ढका हुआ है। और इन्हीं बागानों और जंगलों के बीच पेड़ों की छांव में वो पुराने औपनिवेशिक बंगले छिपे हुए हैं। ये पूरा नजारा आपको आज के समय से निकालकर कहीं और ले जाता है। ये सिर्फ एक दृश्य नहीं है, ये एक एहसास है। एक एहसास है, हाँ। और इस एहसास को बनाने में मौसम का भी बड़ा हाथ होगा, है ना? बहुत बड़ा। स्रोत इस बारे में बहुत साफ है। मानसून में यहाँ इतनी ज्यादा बारिश होती है कि ज्यादातर पर्यटक दूर ही रहते हैं। अच्छा, तो उस समय जाना ठीक नहीं। हाँ, वो वक्त जमीन को एक तरह से रिचार्ज करने का होता है। हाँ। लेकिन सितंबर से मार्च के बीच का जो समय है, उसे स्रोतों में आनंद का मौसम कहा गया है। आनंद का मौसम, वाह। मौसम एकदम परफेक्ट होता है और बीच बीच में हल्की बौछारें हवा को और भी ताज़ा कर देती हैं। यही वो माहौल है जो कुर्ग के अनुभव की नींव रखता है। ये सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये वो जगह है जिससे आप अपनी सांसों में महसूस करते हैं। ये जमीन का विवरण तो बहुत आकर्षक है, लेकिन किसी भी जगह की असली पहचान तो उसके लोगों से होती है। इन खूबसूरत पहाड़ियों में कौन बसता है? यहाँ बसते हैं कोडावू लोग, और स्रोत उन्हें किसी साधारण समुदाय की तरह नहीं, बल्कि गौरवशाली योद्धाओं की एक नस्ल और फियर्सली इंडिपेंडेंट, यानी बेहद स्वतंत्र विचारों वाला बताते हैं। फियर्सली इंडिपेंडेंट। उनकी पहचान सिर्फ उनके खेतों या बागानों से नहीं, बल्कि उनके स्वभाव से है। और यहीं पर आकर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है ना? उनकी उत्पत्ति को लेकर एक रहस्य है। हमारे स्रोत किसी एक जवाब पर नहीं पहुंचते। हाँ, वो दो बहुत अलग अलग संभावनाओं की तरफ इशारा करते हैं, और ये एक बहुत ही आकर्षक पहेली है। तो क्या है पहली संभावना? पहला सिद्धांत उन्हें यूनानी यानी ग्रीक मूल का बताता है। यूनानी? यहाँ कर्नाटक में? हाँ, कहानी कुछ यूं है कि सिकंदर महान की सेना का एक हिस्सा दक्षिण की ओर तट के साथ साथ आगे बढ़ता रहा, और जब उनके लिए वापस लौटना नामुमकिन हो गया तो वे यहीं बस गए। अच्छा। उन्होंने स्थानीय लोगों से शादियां की और उनकी एक अलग संस्कृति विकसित हुई। ये सुनने में तो किसी ऐतिहासिक उपन्यास जैसा लगता है, लेकिन क्या इस कहानी का कोई आधार भी है, या ये सिर्फ एक लोक कथा है? नहीं, इसका आधार उनकी परंपराओं में मिलता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि कोडावू लोगों की जो युद्ध से जुड़ी परंपराएं हैं, उनके विवाह और धार्मिक संस्कार, वो हिंदू मुख्य धारा से काफी अलग हैं। और ये जो अलगाव है, यही इस बात का संकेत देता है कि उनकी जड़ें शायद कहीं और हैं। उनकी मार्शल आर्ट्स, हथियार रखने की परंपरा, ये सब उस यूनानी कनेक्शन को और मजबूत करते हैं। ठीक है, तो एक तरफ यूनान, लेकिन दूसरी थियोरी तो बिल्कुल ही अलग दिशा में ले जाती है। बिल्कुल, दूसरी थियोरी अरब मूल की ओर इशारा करती है। अरब? हाँ, इसका आधार है कोडावू पुरुषों की पारंपरिक पोशाक। वे एक लंबा काला कोट पहनते हैं जिस पर एक बहुत सुंदर कढ़ाई वाली कमर पेटी होती है। ओके। इस पोशाक को कुप्पिया कहते हैं, और ये पोशाक अरब और कुर्दों द्वारा पहने जाने वाले कुफिया से काफी मिलती जुलती है। कुफिया? जी, कुफिया। तो सोचिए, एक तरफ यूरोप के यूनान और दूसरी तरफ मध्य पूर्व के अरब। तो मतलब उनकी उत्पत्ति का कोई एक निश्चित जवाब नहीं है, ये रहस्य ही उनकी पहचान का एक हिस्सा है। बिल्कुल, और शायद यही बात उन्हें इतना अनोखा बनाती है। ये रहस्य, ये अनिश्चितता शायद उनकी उस स्वतंत्र भावना का स्रोत है। वे किसी बड़ी कहानी का हिस्सा नहीं है, वे खुद अपनी एक कहानी है। और ये सिर्फ कहानियों की बात नहीं है, ये शौर्य और वीरता आज भी उनकी रगों में दौड़ती है। सही कहा।
स्रोतों में कुर्गी घरों की मेहमान नवाजी का जिक्र है और ये भी कि वे अपने मेहमानों को अपने बेटों और पिताओं की वीरता की कहानियां सुनाने में कितना गर्व महसूस करते हैं। हाँ, और ये सिर्फ पारिवारिक गर्व नहीं है, इसके पीछे तो ठोस राष्ट्रीय प्रमाण है। स्रोत हमें बताते हैं कि भारतीय सेना की जो कुर्ग रेजिमेंट है वो सबसे सम्मानित और सबसे ज्यादा वीरता पुरस्कार जीतने वाली रेजिमेंटों में से एक है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल नहीं। और तो और भारतीय सेना के जो पहले प्रमुख थे, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, हाँ, जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे। उन्होंने आजाद भारत की सेना की नींव रखी थी। एक मिनट, इसी सिलसिले में एक तथ्य ऐसा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया। बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति। हाँ, आज के भारत में। हाँ, ये तो मतलब यकीन नहीं होता। क्या ये सच में कानूनी है? ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल सच है और ये शायद कुर्ग की योद्धा विरासत का सबसे बड़ा और जीवित प्रमाण है। कोडावू भारत में एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्र यानी बंदूकें रखने की अनुमति है। लेकिन क्यों? इसके पीछे क्या तर्क है? ये कोई नया कानून नहीं है। ये एक असाधारण छूट है जो ब्रिटिश काल से चली आ रही है। ये सिर्फ एक छूट नहीं है, ये एक तरह का सामाजिक अनुबंध है। सामाजिक अनुबंध? हाँ, ये दिखाता है कि इस समुदाय की अनुशासित योद्धाओं के रूप में प्रतिष्ठा इतनी गहरी और विश्वसनीय है कि देश का कानून उन पर एक ऐसी जिम्मेदारी के लिए भरोसा करता है जो किसी और पर नहीं किया जाता। वाह! ये उनके इतिहास और शौर्य को दी गई एक स्थायी मान्यता है, एक विरासत जिसे कानून में लिखा गया है। मतलब ये योद्धा भावना सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि जमीन के कानून में भी जिंदा है। हाँ, ये बात तो कुर्ग को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। सही कहा। और ये जो एक जंगली, बेबाक और स्वतंत्र भावना उनके लोगों में है, वही भावना आपको वहां की प्रकृति में भी नजर आएगी। अच्छा, तो लोगों के इस शौर्य का जमीन की प्रकृति से भी कोई कनेक्शन है? आप कह सकते हैं। जिस तरह कोडावू लोग स्वतंत्र हैं, उसी तरह यहाँ की प्रकृति भी अनछुई और अनुपजाऊ है। दक्षिण भारत की जीवन रेखा, पवित्र कावेरी नदी को अपना पानी कुर्ग की इन्हीं पहाड़ियों और जंगलों से मिलता है। हाँ, कावेरी का उद्गम। बिल्कुल। और इन साफ पानी में महासीर नाम की एक बड़ी मीठे पानी की मछली बहुतायत में पाई जाती है। किंगफिशर पक्षी अक्सर इन मछलियों के लिए पानी में गोता लगाते दिख जाते हैं। और स्रोतों में जानवरों की शरारतों का भी एक बड़ा मजेदार जिक्र है। मुझे वो हिस्सा पढ़कर बहुत हंसी आई। हाँ, वो वाकई मजेदार है। लिखा है कि गिलहरियां और लंगूर पेड़ों पर बैठे बैठे आधा खाया हुआ फल सिर्फ शरारत में पानी में गिरा देते हैं। सिर्फ शरारत में? हाँ, ताकि वे साफ पानी में छपाक की आवाज और उससे उठने वाली लहरों का मजा ले सकें। तो कुर्ग का वन्य जीवन भी काफी चंचल और शरारती है। बिल्कुल। ये सिर्फ बड़े बड़े हाथियों के बारे में नहीं है, बल्कि इन छोटे छोटे प्यारे पलों के बारे में भी है। ये एक पूरे इकोसिस्टम की खूबसूरत झलक है। और क्या क्या है वहाँ? स्रोत बताते हैं कि आप जब जंगल से गुजरते हैं तो पेड़ों की डालियों से मैकाक, मालाबार गिलहरी, लंगूर और स्लेंडर लॉरेस जैसे कई जीव आप पर नजर रखे होते हैं। अरे वाह! और एक बहुत ही शांत करने वाला दृश्य होता है महावतों का। अपने हाथियों को नदी में नहलाना और प्यार से रगड़ना। हालांकि स्रोतों में एक हल्की सी लेकिन जरूरी चेतावनी भी है कि जंगली हाथियों से दूर रहना ही बेहतर है। अच्छा। ये प्रकृति की सुंदरता और उसके जंगलीपन के बीच के संतुलन को याद दिलाता है। तो एक तरफ इतनी शांति, कॉफी की महक, शरारती गिलहरियां, लेकिन हमारे स्रोतों का एक हिस्सा तो कुछ और ही कहानी कहता है। वो कहता है कि यहाँ का माहौल ऐसा है कि सबसे आराम पसंद और सुस्त इंसान भी हाई एनर्जी एडवेंचर के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, क्योंकि ये जमीन आपको चुनौती भी लेती है। ये आपको सिर्फ बैठकर देखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को आजमाने के लिए भी बुलाती है। तो क्या क्या कर सकते हैं वहाँ? इसीलिए यहाँ गतिविधियों की एक पूरी सूची है। रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग मतलब चट्टान से रस्सी के सहारे उतरना? हाँ, बिल्कुल। रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग, जमीन, पानी, पहाड़, हर जगह रोमांच मौजूद है। और जो लोग शांति से प्रकृति का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए भी अनगिनत ट्रैकिंग के रास्ते हैं। और यहाँ की कुछ खास जगहों का भी जिक्र है ना, जो इस अनुभव को पूरा करती हैं? जैसे ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ना। स्रोत कहते हैं कि वहां पहुंचकर पूरे धुंधले परिदृश्य का एक मनोरम पैनोरामिक नजारा दिखाई देता है। बादलों के बीच से। बिल्कुल। आप दूर दूर तक फैली हरियाली और बादलों को एक साथ तैरते हुए देख सकते हैं। एक और अनोखा अनुभव है निसर्ग धाम पहुंचना।
निसर्ग धाम। ये 64 एकड़ का एक द्वीप है जहां एक रस्सी के पुल को पार करके जाना पड़ता है। मंजिल से ज्यादा तो वहां तक पहुंचने का सफर ही अपने आप में एक छोटा सा एडवेंचर है। और इन सब के बीच एक ऐसा अनुभव भी छिपा है जिसकी कोई कूर्ग में उम्मीद भी नहीं कर सकता। एक बोनस की तरह। सही कहा, ये वाकई एक बोनस है। कूर्ग के पास ही बायलाकुप्पे में भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती है। अच्छा। एक तरफ कुर्ग की योद्धा संस्कृति और इतिहास, और दूसरी तरफ लाल, गेरुए और पीले वस्त्रों में बौद्ध भिक्षुओं की शांति और आध्यात्मिकता। ये एक अद्भुत विरोधाभास है। ये तो कमाल का कॉन्ट्रास्ट है ना? स्रोतों के अनुसार उनसे मिलना एक अप्रत्याशित लेकिन बहुत गहरा अनुभव हो सकता है। ये आपको याद दिलाता है कि भारत में कितनी अलग अलग दुनियाएं एक साथ बसती हैं। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? कुर्ग सिर्फ छुट्टी बिताने की एक खूबसूरत जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा जटिल और गहरी जगह है। यहाँ इतिहास की परतें हैं, एक बिल्कुल अलग संस्कृति है, शौर्य की जीवित परंपराएं हैं और प्रकृति के वो नज़ारे हैं जो आपको शांत भी करते हैं और चुनौती भी देते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि स्रोत के जो अंतिम शब्द हैं उन पर गौर करना बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं वो? वे कहते हैं कि कुर्ग उन आगंतुकों के लिए कई आश्चर्य छिपाए हुए हैं जो भारत के दिल और आत्मा की तलाश में हैं। भारत के दिल और आत्मा की तलाश, ये एक बहुत बड़ा और गहरा बयान है। और ये मेरे मन में एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। एक ऐसी जगह जिसकी परंपराएं, जिसकी उत्पत्ति की कहानियां और जिसकी पहचान हमारी तथाकथित मुख्य धारा से इतनी अलग और अनोखी है, वो पूरे भारत के दिल और आत्मा का प्रतीक कैसे हो सकती है? ये इस देश की अपनी पहचान की विशाल विविधता और उसकी गहराई के बारे में हमें क्या सिखाता है?